हेलो एवरीवन, मैं अनंत और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दैट इज क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट को किस तरीके से हमें टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए समझना होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट कर रहा है और जो मेटल के ऑर्बिटल्स और लिगेंड के बीच में इंटरैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन की तरह कंसिडर किया जाएगा। मतलब क्योंकि लोब्स जो मेटल के होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका सेम चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। ये एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे इनिशियली। मैं एक क्यूब इमेजिन कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने मेटल को सेंटर पे इमेजिन किया है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इमेजिन करना है अगर मुझे, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स या 109.5 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं। तो इन लोब्स को अगर मैं इमेजिन करना चाहता हूँ तो मैं क्यूब में कौन से पोर्शन पे इमेजिन करूँ इन्हें। तो मैं कह रहा हूँ कि इन पे जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स, दैट बॉन्ड एंगल इस क्यूब में अगर आप देखें तो वो आपको मिलेगा अल्टरनेट कॉर्नर्स पे। यानी कि मेटल से अगर मैं कॉर्नर्स को ज्वाइन करूं जो कि अल्टरनेट कॉर्नर्स हो, जैसे ये दो कॉर्नर हमने ज्वाइन करे, तो इनके बीच में जो एंगल आएगा ये लगभग 109.5 डिग्री होने वाला है, या 110 डिग्री अप्रॉक्सीमेशन के लिए आप ले सकते हैं। देन बाकी बचे हुए अगर मैं कॉर्नर्स को ज्वाइन करूं, देखिए हर कॉर्नर को ज्वाइन नहीं किया है मैंने, अल्टरनेट कॉर्नर्स को ज्वाइन किया है, यानी कि एक कॉर्नर छोड़ के ज्वाइन किया है। तो इन जितने कॉर्नर्स को ज्वाइन किया हमने, चार कॉर्नर्स, इनके बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, जो कि यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स मेटल पे अगर लिगेंड्स का अप्रोच इमेजिन करूं मैं इस क्यूब के अंदर में, तो मैं ये कह सकता हूं कि अल्टरनेट कॉर्नर्स के थ्रू अटैक हो रहा होगा। यानी लिगेंड्स का जो अटैक हो रहा होगा वो इन कॉर्नर्स के थ्रू, इन चार कॉर्नर्स के थ्रू हो रहा होगा। अगर मैंने क्यूब इमेजिन किया जहां पे लोब्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है, यानी कि आप देखिए कॉर्नर्स पे कोई भी हमारे पास ऑर्बिटल नहीं है, बट ऑर्बिटल्स हैं एज सेंटर के अलोंग और ऑर्बिटल्स हैं फेस सेंटर के अलोंग इस क्यूब में। तो कॉर्नर के अलोंग क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल नहीं था, तो मुझे ये देखना होगा कि कौन से लोब्स ज़्यादा करीब हैं कॉर्नर के, जिनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी रिपल्शन की वजह से। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जिसमें से डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो थे ये एज सेंटर के अलोंग थे। तो जितने भी एज सेंटर है उनके अलोंग हमारे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स थे, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर थे फेस सेंटर के अलोंग। तो अगर किसी एक कॉर्नर से मैं इमेजिन करूं डिस्टेंस ऑफ द फेस सेंटर फ्रॉम द कॉर्नर, तो ये डिस्टेंस आएगा d/√2। दैट इज अगर कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करके मैंने एज लेंथ d कहा, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो d/√2 है। लेकिन अगर एज सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस देखूं कॉर्नर का, तो वो d/2 है। इसमें ज्यादा करीब कौन सा है लोब, मैं ये देखना चाहता हूं। तो वो लोब जो आएगा करीब लिगेंड के, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आप देखेंगे ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली d/√2 एंड d/2 में d/2 स्मॉलर होगा। दैट मीन्स वो ऑर्बिटल्स जो d/2 डिस्टेंस पे हैं कॉर्नर से, उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैंने कहा कि कंसिडर कर लिया जाए अगर कि मेटल जो था उस क्यूब के सेंटर पे था, तो डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स will be along the edge center, and dx square y square and dz square will be along the face center.
सो मैंने जो इमेजिन किया क्यूब, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो T2G ऑर्बिटल्स थे, T2G dxy dyz और dzx, these lobes will be along the edge center and the dx square minus y square and dz square will be along the face center. इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कौन से लोब्स किस तरफ होंगे। ओके, तो क्योंकि अब यहाँ पे कॉर्नर्स के थ्रू अटैक हो रहा है और कॉर्नर के ज़्यादा करीब हैं एज सेंटर वाले, तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स दैट इज T2G, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर दैट इज EG ऑर्बिटल, इनकी एनर्जीज कम हो जाएंगी। ठीक है, तो जो स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल्स में, जो पांचों डी ऑर्बिटल्स पहले डिजेनरेट थे, उनमें जो स्प्लिटिंग होगी वो अब इस तरीके से होने वाली है कि इसके अंदर में T2G की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और EG की एनर्जी कम हो जाएगी। सो अब इसके आगे मैं इसको समझाने के लिए बताता हूँ कि अगर मैं कंसिडर करूँ कि चार लिगेंड्स का अप्रोच हो रहा है अलोंग द अल्टरनेट कॉर्नर्स। डू रिमेंबर, हर कॉर्नर से नहीं हो रहे, टोटल 8 कॉर्नर्स मान के चल रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 4 कॉर्नर के अलोंग अटैक हो रहा है। तो ये 4 कॉर्नर कौन कौन से हैं? एक कॉर्नर छोड़ के अगला कॉर्नर, जिनके बीच में एंगल, अगर मेटल से कॉर्नर्स को ज्वाइन करें तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। और ये जो 4 अल्टरनेट कॉर्नर से देखिए, इनको हम टेट्राहेड्रॉन बनाता हुआ देख रहे हैं। तो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है एक क्यूब में, अगर हर अल्टरनेट कॉर्नर्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो टेट्राहेड्रल शेप बनता है। सो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको अब समझा जा सकता है कि क्लियरली जो डायग्राम अगर हम देखें तो उससे हमें समझ में आ रहा है दैट कॉर्नर्स के करीब वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द ऑर्बिटल्स विच आर फार फ्रॉम द कॉर्नर। दैट इज सिंपली अगर हम कहें तो T2G की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी EG से। ऑक्टाहेड्रल में इसका जस्ट उल्टा था, क्योंकि वहां पे जो अटैक था लीगेंड्स का वो फेस सेंटर के अलोंग था। सो जिस पे ज़्यादा रिपल्शन फेस होगा, जो ज़्यादा रिपल्शन फेस करेगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी अगर चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं तो K Q1 Q2 अपॉन R, और Q1 Q2 दोनों सेम चार्ज होंगे, सेम उनका साइन होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव विल गिव ऑन मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। सो ऑक्टाहेड्रल के जस्ट उल्टा आ गया यहाँ पे स्प्लिटिंग, ये हमको क्लियरली समझ में आ गया। सो अगर हम यहाँ पे स्प्लिटिंग डायग्राम बना के समझें, जिसमें हम देखते हैं दैट इनिशियली जब मेटल आयन था तो पांचों डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट थे। डीजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी लेवल पे थे। जब लीगेंड्स का अप्रोच हुआ, जो कि यहाँ 4 लीगेंड हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, लेकिन ये पांचों ऑर्बिटल्स अभी भी बराबर एनर्जी पे थे क्योंकि ये सिमेट्रिकल थे। जब लीगेंड और करीब आया तो ये 5 ऑर्बिटल्स 2 पार्ट में स्प्लिट हो गए। एक पार्ट था जो कि था 2 ऑर्बिटल वाला, इसको बोलते थे EG ऑर्बिटल। जो स्प्लिटिंग आई उसको हमने कहा डेल्टा T फॉर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने देखा था डेल्टा O। तो DXY DYZ DZX जो कि ज़्यादा करीब थे कॉर्नर के, उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई। ओके, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि इनिशियली फ्री मेटल आयन था, देन एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल सिमेट्री। जब लीगेंड्स अप्रोच होने लगे, जब ज़्यादा करीब आए तो फिर फर्दर स्प्लिटिंग हो गई 2 पार्ट में डी ऑर्बिटल्स की, एक थी T2G और दूसरी थी EG। T2G में 3 होंगे, DXY DYZ और DZX, और दूसरा था DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको EG कह रहे थे। तो स्प्लिटिंग का जो एवरेज था, मिड पॉइंट,
उससे अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले जो ऑर्बिटल है, जो 3 ऑर्बिटल है, उनके लिए एनर्जी आ रही है -3/5 डेल्टा टी, और जो नीचे के 2 ऑर्बिटल है उनके लिए आ रहा है -3/5 डेल्टा टी। तो ऊपर की तरफ +2/5, नीचे की तरफ -3/5। सो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड को हम कह रहे हैं डेल्टा टी। दिस डिफरेंस इज डेल्टा टी। ऊपर की तरफ y एक्सिस में आप देखिए तो मैं एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर लिख रहा हूं। तो ये हुआ हमारा स्प्लिटिंग डायग्राम इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, जो कि ऑक्टाहेड्रल का जस्ट अपोजिट है। यानी कि यहाँ T2G ऊपर आएगा और EG ऑर्बिटल्स नीचे आ जाएंगे। यानी कि जब फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स की, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स EG ऑर्बिटल में फिल होंगे, उसके बाद फिर T2G में जाएंगे। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल पहले फिल होंगे और हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बाद में फिल होते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? सो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर हम ऑर्बिटल्स का डायरेक्शन देखें, सो डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हम देखें, तो लीगेंड के अप्रोच के जस्ट सामने कोई भी ऑर्बिटल नहीं आ रहा, और इस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में उतना राइज नहीं होने वाला है जितना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर में हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे लीगेंड्स और ऑर्बिटल्स बिल्कुल आमने सामने आ रहे थे। तो ऑब्वियसली वहाँ पे एनर्जी डेल्टा ओ की ज़्यादा होने वाली है इन कंपैरिजन टू डेल्टा टी। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कितना कम होगा अगर हम ये चाहते हैं, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। ये डेल्टा टी 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ क्यों आया? इसके लिए 2 फैक्टर्स यहाँ पे जिम्मेदार हैं। वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो पहला फैक्टर ये है कि पहले 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे, अब 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो जितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे वो डिक्रीज हो गए। कितने से डिक्रीज हो गए? तो 4 लिगेंड और पहले 6, तो 4/6 दैट इज 2/3 टाइम्स हो गया। तो पहले जो ऑक्टाहेड्रल में आ रहा था उसका 2/3 टाइम्स हमारे को देखने को मिलेगा यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग होगा। दूसरा एक और फैक्टर यहाँ पे जो समझ सकते हैं हम, वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स ऑर्बिटल्स के जस्ट सामने नहीं आ रहे, थोड़ा सा इनके बीच में एक एंगल है, राइट? कॉर्नर से लिगेंड का अटैक हो रहा है, और हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो हैं along the edge center and face center। तो क्योंकि यहाँ पे further there is a difference in angle between the attack of the ligand and the orbitals, तो further 2/3 और डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे splitting, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे 2/3 हो रहा है लिगेंड्स के नंबर की वजह से, और 2/3 हो रहा है बिकॉज द एंगल of attack of the ligand and the orbitals is different। तो 2/3 into 2/3 कर दिया मैंने, that comes out to be 4/9। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। क्योंकि ये स्प्लिटिंग काफ़ी कम थी इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल, तो इस वजह से यहाँ पे पेयरिंग की टेंडेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब कि टेट्राहेड्रल अगर स्प्लिटिंग हो रही है तो पेयरिंग ना होके इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल में पहले जाएंगे, बिकॉज पेयरिंग एनर्जी यहाँ ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर्ड टू द डेल्टा टी। सो क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी काफ़ी कम है तो पेयरिंग की टेंडेंसी कम होगी, और क्योंकि यहाँ पेयरिंग की टेंडेंसी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल में जाएंगे पेयरिंग होने की जगह। और इसकी वजह से हम देखते हैं द हाइब्रिडाइजेशन इन टेट्राहेड्रल इज sp3। तो हमारे पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो 2 केस बनते थे, एक था dsp2 और एक था sp3। तो dsp2 के लिए एक d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, बट अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 देखना है
तो उसके लिए डी ऑर्बिटल खाली नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो सकती टेट्राहेड्रल में, इसलिए हम देखते हैं कि डी ऑर्बिटल्स सिंगली भी ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन से काम चलाना पड़ेगा। CFSE की अगर हम बात करें तो पेयरिंग क्योंकि यहाँ पे हो नहीं रही, और स्प्लिटिंग अगर हम देखें तो उस डेल्टा टी के हिसाब से आ जाएगा -3/5n प्लस 2/5n डैश और इंटू ओवरऑल डेल्टा टी प्लस एन स्टार पी। ना यहाँ एन स्टार नहीं होगा क्योंकि पेयरिंग होती नहीं है, सो एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg orbital and n dash is the number of electron in T2g orbital. That will give the crystal field stabilization energy. Crystal field stabilization energy, and n dash is the number of electron pair as compared to normal complex or coordination compound. ठीक है, तो CFSE निकालने की भी बात यहाँ पे हमने सीख ली। देखिए पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने की वजह से एन स्टार यहाँ पे नहीं आएगा, तो आपको -3/5n प्लस 2/5n डैश इंटू डेल्टा टी से काम चलाना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है NiCl4 इट इज़ टेट्राहेड्रल, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द CFSE, कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स एनालाइज करना हो आपको सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। नाउ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दैट निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि क्लोरीन पे -1 होगा, निकल पे आप x ले लो, और निकल पे x प्लस क्लोरीन पे -1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू ओवरऑल -2 के बराबर। अगर निकल पे +2 आ रहा है तो सॉल्यूशन में अगर मैं लिखूं तो निकल +2 हो गया, दैट मीन्स 3d8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब 3d8 को मैं स्प्लिट करूंगा दो पार्ट में क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है टेट्राहेड्रल है, तो Eg एंड T2g। पहले Eg के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, अब क्योंकि पेयरिंग होना नहीं है तो 1 2 3 4 5 मैंने T2g और Eg दोनों को एक साथ फिल किया, फिर Eg से पेयरिंग कराई, यानी कि सिंपल मैंने फिलिंग की है जैसे डी ऑर्बिटल में कहते हैं। तो Eg2,2 T2g 2,1,1। तो CFSE जो होगा दैट इज -3/5n इंटू पी, तो n है यहाँ पे 4 प्लस 2/5 इंटू इलेक्ट्रॉन इन T2g दैट इज 4 इंटू डेल्टा टी। इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर यहाँ से आ जाता है हमारे पास -0.8 डेल्टा टी, एंड दैट इज द आंसर। नोट कर लीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम दैट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर में, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑल लिगेंड्स कैन बी ट्रीटेड एज अ वीक फील्ड लिगेंड। क्योंकि टेट्राहेड्रल बन रहा है तो सारे के सारे लिगेंड को वीक फील्ड लिगेंड की तरह कंसिडर कर सकते हैं हम यहाँ पे, बिकॉज स्प्लिटिंग यहाँ पे कम प्रोड्यूस होगी। हम ये जानते थे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग कम प्रोड्यूस होती है, बट बिकॉज ऑफ द टेट्राहेड्रल हम कह सकते हैं कि वीक लिगेंड था। और इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो कंटिन्यूसली होगी, Eg फिल करेंगे सिंगली ऑक्यूपाई, फिर T2g को सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे और उसके बाद फिर पेयरिंग कराएंगे, जैसे इसके हमने एग्जाम्पल में किया था। नोट करिए। आगे बढ़ते हैं हम, और ओके फैक्टर्स लिख लेते हैं हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को फेवर करने वाले। फैक्टर्स फेवरिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं एक एक करके।
फैक्टर्स फेवरिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेरिक रिपल्शन का। दैट इज, अगर स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है लिगेंड्स के बीच में ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, यानी कि अगर लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन चार्जेस की वजह से हो रहा है, लिगेंड के ऊपर सेम चार्जेस आ गए और वो चार्जेस की वजह से रिपल्शन हो रहा है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फेवर होगा। दूसरा स्टेरिक रिपल्शन का कारण है वेंडर वॉल रिपल्शन, यानी कि साइज अगर लिगेंड्स का बहुत बड़ा हो जाए तब भी वो फेवर करेंगे कि टेट्राहेड्रल शेप फॉर्म हो। टेट्राहेड्रल शेप फॉर्म होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सो जो दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो है स्टेरिक रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और ड्यू टू वेंडर वॉल रिपल्शन। अगर लिगेंड का साइज बहुत बड़ा है या लिगेंड के ऊपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा है तो उस केस में हम देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फेवर होगा। So the hybridization here in tetrahedral complex is sp3 and ये हम लोगों ने देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा था दैट द हाइब्रिडाइजेशन इन टेट्राहेड्रल इज sp3। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक होगा साइज वाला फैक्टर और एक होगा चार्ज वाला फैक्टर लिगेंड्स के ऊपर में। सो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो टेट्राहेड्रल को फेवर करते हैं। सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज जनरली फेवर्ड बाय लार्ज लिगेंड्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही, जैसे कि Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, जैसे PPH, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इज PPH3। और अगर मेटल आयंस को हम देखें तो उसके लिए हम 6 पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि अगर 6 टाइप्स ऑफ मेटल आयन होंगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फेवर होगा। पहला, सबसे पहला पॉइंट यह है कि वो मेटल आयंस जिनमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो उनमें हमको टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगा, जैसे कि Be+2। तो Be+2 में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 1s2 आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल आर वेकेंट, ये मिलके sp3 बना सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, दोज मेटल आयंस जिनमें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जहां पे D10 हो, D में 10 इलेक्ट्रॉन हो, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो n-1 D10 ns0 एंड np0। जैसे कि हम अगर देखें तो इसमें हमारे केस हो सकते हैं Zinc+2। तो Zinc+2 में देखिए 3d10 है, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से Copper+1 है। इसके अलावा आप देखना चाहते हैं तो Gallium+3 का एग्जाम्पल देख सकते हैं। Gallium+3 में भी हम देखते हैं दैट देयर इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे। तो पहले तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो या सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, उनमें हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। देन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ऐसे मेटल आयंस जिनके अंदर में दूसरे कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होते ड्यू टू देयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जैसे कि हमारा है Cobalt+2 जिसके अंदर में D7 कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फेवर करता है यहाँ पे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो। ऐसे कॉम्प्लेक्स भी, ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फेवर करेंगे ड्यू टू देयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लाइक Cobalt+2 हैविंग D7 कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके अंदर में मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट लो हो, सो ऐसे मेटल आयंस जिनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो फेवर करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को।
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देन ऐसे मेटल आयंस जिनके अंदर में हमें कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा ऑफ द फॉर्म ऑफ D0, D5 एंड D10। D0, D5 एंड D10 जहाँ पे देखने को मिलता है, ऐसे मेटल्स आयंस भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को फेवर करेंगे। देन सिक्स्थ पॉइंट है दैट ये ऑब्जर्व करने को मिल रहा है हमें दैट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन, इनके अंदर में ऑक्सो एनायन अगर होगा तो फेवर करेंगे ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यानी कि ऑक्सीजन अगर लिगैंड होगा तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, आयरन ये फेवर करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जबकि अगर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक है तो ये हैलोजेंस के साथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। सो हम ये कह रहे हैं दैट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज, आयरन फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ ऑक्सो लिगेंड्स, यानी ऑक्सीजन के साथ अगर लिगेंड लगा हो, ऑक्सीजन लिगेंड लगा हो तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फेवर करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए CrO4 2-, MnO4 2-, याद रखिए MnO4- भी होता है और MnO4 2- भी होता है। देन FeO4 2-, these will be tetrahedral. Then कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक के लिए हम देख सकते हैं दैट दे यूजुअली फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ हैलाइड आयंस या हैलाइड लिगेंड्स। हैलाइड जैसे हैलोजन अगर हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनके साथ ये फॉर्म करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल NiCl4 2-, CuCl4 2-, they will be tetrahedral. So oxoligand के लिए scandium 2Fe having coordination number 4 will give tetrahedral, whereas from cobalt to zinc complex with halide ion will give tetrahedral complex. नोट कर लो। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे टेट्राहेड्रल के लिए, उनके लिए, ताकि हमें याद हो जाए किस तरीके से करना है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व। एग्जांपल नंबर 1 है एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। वी हैव टू एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखो। अच्छा, क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना है आपको, खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास Zn NH3 4 2+। एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। एक और एग्जाम्पल यहीं पे नोट कर लेते हैं हम जिंक का, that is ZnCN4 2-। So we have to find hybridization and shape. करो, फाइंड करो। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला मैंने। जिंक इज इन +2 का मतलब 3D10 4S0 एंड 4P0। तो अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो और कोई ऑप्शन दूसरा है ही नहीं, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ही होना पड़ेगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो S और 3P ये कंबाइन हो जाएंगे टू गिव sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप विल बी टेट्राहेड्रल। सिमिलरली ZnCN4 2- में जब आप देखते हो तो उसमें भी आप देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा अगेन +2। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिज्म देखना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा दैट देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो द कंपाउंड विल बी डायमैग्नेटिक। ZnCN4 2- में भी जिंक +2 अगेन 3D10 4S0 एंड 4P0, यानी कि
यहाँ पे भी वही होगा कि डी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो है टेट्राहेड्रल का, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन डायमैग्नेटिक होगा, टेट्राहेड्रल sp3। तो अगर D10, D5 और D0 कॉन्फ़िगरेशन है तो उन केस में हम देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही फेवर होता है। एग्जाम्पल नंबर 2, NiCl4 2-, ये मैं पहले बता चुका था एग्जाम्पल, इसको आप ट्राई करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से किस तरीके से इसे होगा। तो निकेल क्लोरीन के साथ जुड़ा है, देखिए कोबाल्ट से लेके जिंक तक हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विल गिव टेट्राहेड्रल, वेयर एज स्कैंडियम से Fe तक हमने देखा ऑक्सो एनायन टेट्राहेड्रल फॉर्म करते हैं। तो निकेल क्लोरीन के साथ जुड़ा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसको टेट्राहेड्रल फेवर करना पड़ेगा। तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, निकेल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस वजह से 3d8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सो निकेल +2 विल गिव 3d8 कॉन्फ़िगरेशन, 4s0 एंड 4p0। नाउ क्योंकि 3d8 है, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, एक टेट्राहेड्रल की, एक ऑक्टाहेड्रल की, बट क्योंकि Cl- के साथ जुड़ा हुआ है, लिगेंड Cl- है, तो इस वजह से इसको टेट्राहेड्रल होना पड़ेगा। और अगर फिलिंग अगर आप देखना चाहते हो तो Eg के अंदर में 2,2, Eg 2,1,1, that is sp3. The compound is tetrahedral. Also there are 2 unpaired electrons, so paramagnetic होगा with 2 unpaired electrons. शेप बना के अगर आप देखना चाहते हो तो Ni+2 और इसके साथ 4 लिगेंड Cl- का और 2- चार्ज होगा इस पे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, NiCl2 PPH3 ट्वाइस। सबसे पहले निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, उससे कॉन्फ़िगरेशन निकालो, और उसके बाद फिर हम देखेंगे किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो देखिए क्लोरीन लिगैंड है और PPH3 है, तो PPH3 एक बड़ा लिगैंड होगा, साइज में बड़ा होगा, 3 पीएच ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको वेंडरवॉल क्राउडिंग या वेंडरवॉल हिंड्रेंस या वेंडरवॉल स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से फेवर करना चाहिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। साइज क्योंकि लिगैंड का बड़ा है तो टेट्राहेड्रल फेवर करना चाहिए, ये हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो PPH3 न्यूट्रल था Cl के ऊपर -1, तो निकेल के ऊपर आएगा +2, यानी कि 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। इसके पहले एग्जाम्पल में जो हमने किया था सेम वैसा ही हो गया, बिकॉज PPH3 इज अ बिग लिगैंड, लार्ज लिगैंड है यहाँ पे। सो Cl- एंड PPH3 आर large ligand, so it will favor tetrahedral complex due to steric hindrance or steric crowding. ओके, देन अगर हम फिल करके देखें निकेल +2 को, 3d8 को, तो हमें मिलेगा Eg 2,2, T2G 2,1,1। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने की वजह से 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स विल बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। सो वी हैव then Eg 2,2, next example hybridization sp3 tetrahedral paramagnetic with paramagnetic 2 unpaired electrons देखने को मिले। ये 3 एग्जांपल मैंने लिखे हैं यहाँ पे, so the unpaired electrons करके लाओ 2 घर से। व्हाट इज द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, कुछ एग्जांपल्स मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसको आप ट्राई करके लाइए। ओके, जो आप करके लाएंगे। सो एग्जाम्पल इसमें भी आपको यही बताना है व्हाट इज द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। सो CuPy4 प्लस Py इज pyridine। सेकेंड एग्जाम्पल होगा, देन सेकेंड एग्जाम्पल होगा CCm CS2 CuCl4 एंड NH4
टू CuCl4। सो तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाय बाय एंड टेक केयर।